हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा अगेन हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की ओर से मैं आज आपको एक जो धारा है 497 जो अब अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी, एडल्ट्री कानून। आज इस विषय के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एडल्ट्री कानून क्या था, क्या हो गया, अब ये क्या है। तो सर्वप्रथम अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेक्शन 497? अब अपराध नहीं, एडल्ट्री कानून। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी सर्वोच्च अदालत हमारे देश की, उसने इसको 497 को अवैध करार दिया। अवैध करार क्यों दिया? व्हाट इज सेक्शन 497 एडल्ट्री लॉ? क्या है यह धारा 497 और कोर्ट में आखिर क्यों इसके प्रावधान को अवैध करार दिया गया, इसी बातों की मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कई ऐसी धाराएं हैं जो सदियों पुरानी हैं और वक्त के साथ साथ उन्हें बदलने की मांग उठती है। इसी फहरिस्त में शामिल धारा 497 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को असंवैधानिक करार दे दिया। दोस्तों, जिसके तहत विवाहोत्तर संबंधों यानी एडल्ट्री को अपराध बताया गया था, यह धारा और कोर्ट ने आखिर क्यों इस प्रावधान को अवैध करार दिया, इसी के बारे में हम आपसे विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। यानी धारा 497। दोस्तों, अंग्रेजों ने साल 1860 में आईपीसी की धारा 497 से के तहत विवाहोत्तर संबंधों को अपराधी घोषित किया था, यानी अपराध घोषित किया था। लेकिन यह प्रावधान अपने आप में महिला विरोधी था। दरअसल इसके तहत किसी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति की इजाजत के बिना संबंध बनाने की इजाजत नहीं है इस कानून के तहत। हालांकि पति की इजाजत से संबंध बनाए जाने पर यह अपराध नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में केवल पुरुष को अपराधी माना गया, महिला को नहीं। इसी बात को एक याचिकाकर्ता ने बताया पुरुषों से भेदभाव, यानी कोर्ट में एक याचिका डाली गई और उस याचिका में कहा गया कि यह धारा पुरुषों के साथ भेदभाव करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर यह दावा किया गया कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में है याचिका एनआरआई जोसेफ साइन ने दाखिल कर धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी। इसी साल 5 जनवरी को यह केस 5 जजों की संवैधानिक पीठ को दे दिया गया, जिसने 1 अगस्त से सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट में इस धारा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कहा था कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति अडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है जो पुरुषों के साथ भेदभाव करने वाला है, और इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आईपीसी किसी भी धारा में जेंडर
विषमताएं नहीं है, यानी जो आईपीसी की जो धारा है उसमें कहीं मेल फीमेल या कोई जेंडर विषमताएं नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आईपीसी की धारा 497 के तहत जो कानूनी प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है, केंद्र सरकार ने कहा जरूरी है यह प्रावधान। केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा कि इस धारा को हटाने से विवाह की संस्था बर्बाद हो जाएगी। केंद्र ने इसे सामाजिक बुराई बताया जिससे पार्टनर, बच्चों और परिवार को मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि वैवाहिक पवित्रता अहम पहलू है, लेकिन अडल्ट्री को लेकर सजा का प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान ने आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। पत्नी का मालिक नहीं है पति। माननीय अदालत ने कहा कि पत्नी का पति नहीं है मालिक, पति मालिक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रावधान महिला को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। अगर हम इस प्रावधान को, इस कानून को मान लें तो यह महिला को एक प्रॉपर्टी के रूप में पेश करता है, यानी पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। इससे एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि महिला पति की संपत्ति नहीं होती है और उसकी सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है, यानी जो उसकी चॉइस है, उसकी इच्छाएं हैं, सेक्सुअल इच्छाएं हैं, उसको रोका जाता है। चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यह कहने का वक्त आ गया कि पति महिला का मालिक नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने एडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माना है, साथ ही ऐसे केस में पति के खुदकुशी करने पर उकसाने का केस भी चलेगा। यानी अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है और पति अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसको खुदकुशी यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी चलेगा। धर्म क्या कहता है इसके बारे में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बताया कि एडल्ट्री के लिए कैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग सजाएं दी गई हैं। यहूदी धर्म में एडल्ट्री में शामिल महिला और पुरुष दोनों के लिए मौत की सजा बताई गई। वहीं ईसाई धर्म में मान्यताओं के मुताबिक ईसा मसीह ने भी इसे पाप माना है। हालांकि जब अपराधी महिला को पत्थर मारने की सजा देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारेगा। ऐसा तो कोई संभव नहीं कि किसी ने कोई ना कोई पाप ना किया हो। इसी तरह भारत में मनुस्मृति में किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को डरावनी सजा देने और देश निकाले दिए जाने की भी बात कही गई है। इस्लाम में महिला को पुरुष दोनों को 100 कोड़े मारने की सजा बताई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इस धारा को लाने वाले अंग्रेज अपने यहाँ इसे 1857 में ही खत्म कर चुके हैं, यानी खत्म कर चुके थे। जब लागू की गई थी तब से अब तक बड़े बदलाव हो चुके हैं। जस्टिस श्री एफ नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस वक्त यह धारा लागू की गई, देश की ज्यादातर आबादी के लिए तलाक का कानून नहीं था, क्योंकि शादी को धार्मिक काम माना गया था। वहीं हिंदू पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते थे, इसलिए अगर कोई शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला से संबंध बनाता था तो उसे अपराध नहीं माना गया था।
क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वह बाद में शादी कर सकते हैं। जब 1955-56 के बाद हिंदू कोड आया, तब अडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माने जाने लगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट या निर्णय होते हैं वो मील के पत्थर साबित होते हैं। उनका आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी को सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को आधार बना करके कई अपने अलग अलग केसों में कई लोग अलग रुख ले लेते हैं। दोस्तों, एडल्ट्री कानून हमारे हिंदू समाज या हमारी भारतीय संस्कृति के लिए खराब तो है, लेकिन संविधान ने जो अधिकार दिए थे उनका उल्लंघन था। इसलिए माननीय न्यायालय ने इस कानून को खत्म किया। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कोई त्रुटि है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके कमेंट्स के अंदर अगर कोई गलती रहोगी तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको दी गई जानकारी एडल्ट्री कानून के ऊपर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि इसका फायदा आपके भी किसी यार दोस्त को मिल सके। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको कानून की जानकारियां मुहैया कराता रहूं। मेरा यही उद्देश्य है। अगेन दोस्तों, जय हिंद।